कभी कभी इतिहास में कोई ऐसा कलाकार आता है जो सिर्फ खूबसूरत चीजें नहीं बनाता, बल्कि हमारे देखने, सोचने और महसूस करने का तरीका ही बदल देता है। आज हम एक ऐसे ही कवि की कहानी में उतरेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनके शब्दों ने प्रकृति और इंसानियत के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए एक नई शक्ल दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कुछ शब्द, कुछ लाइनें सच में दुनिया को बदलने की ताकत रखती हैं? ये सवाल सुनने में जितना बड़ा लगता है ना, वर्ड्सवर्थ की जिंदगी और उनकी कविताएं इसका उतना ही जबरदस्त जवाब देती हैं। चलिए थोड़ा उस दौर में चलते हैं, वर्ड्सवर्थ से पहले, मतलब 18वीं सदी में कविता बड़े सख्त नियमों में जकड़ी हुई थी। विषय होते थे एकदम ऊंचे, जैसे देवी देवता, राजा महाराजा, और भाषा इतनी मुश्किल और औपचारिक कि बस कुछ पढ़े लिखे लोग ही उसे समझ पाते थे। और फिर एंट्री होती है वर्ड्सवर्थ की, और वो कविता के सारे नियम तोड़ देते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, कविता देवताओं के बारे में नहीं, आम इंसानों के बारे में होगी, उनकी सच्ची खरी भावनाओं के बारे में होगी। और भाषा भी वो जो लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक पूरी साहित्यिक क्रांति। तो ये क्रांतिकारी सोच आखिर आई कहां से? इसकी जड़ें थीं उनके बचपन में। वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था इंग्लैंड के बेहद खूबसूरत लेक डिस्ट्रिक्ट में। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां इंसानों के शोर से ज्यादा पहाड़ों, झीलों और हवा की आवाज हो। यही माहौल उनकी पूरी दुनिया बनने वाला था। उनका बचपन खुशियों से शुरू तो हुआ, पर यह ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। जब वो सिर्फ 8 साल के थे, उनकी मां गुजर गईं, और 13 साल के होते होते उनके पिता का भी साया सर से उठ गया। इतनी छोटी उम्र में वर्ड्सवर्थ और उनके भाई बहन अनाथ हो गए। इन हादसों ने उन्हें इंसानी दुनिया से जैसे थोड़ा दूर कर दिया और एक अलग तरह के सहारे की तलाश में धकेल दिया। और ये सहारा, ये पनाह उन्हें मिली प्रकृति में। और यही बात बड़ी दिलचस्प है। माता पिता के ना होने पर वर्ड्सवर्थ ने अपना टीचर, अपना गाइड प्रकृति को ही बना लिया। एक किस्सा है कि एक बार उन्होंने किसी की नाव चुरा ली। जैसे ही वो उसे झील में ले गए, उन्हें लगा कि सामने वाला विशाल पहाड़ उन्हें घूर रहा है, जैसे प्रकृति उन्हें उनके गलत काम के लिए डांट रही हो। मतलब उनके लिए प्रकृति सिर्फ कोई सुंदर नज़ारा नहीं थी, बल्कि एक नैतिक ताकत थी, एक टीचर थी। बचपन के उस शांत माहौल से निकलकर वर्ड्सवर्थ अब एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे थे जिसमें चारों तरफ उथल-पुथल मची हुई थी। ये 18वीं सदी का आखिरी दौर था और हवा में बदलाव की, क्रांति की महक थी। वो फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारों से बहुत प्रभावित हुए। इसी दौरान फ्रांस में उन्हें एनेट वैलोन से प्यार भी हुआ। लेकिन तभी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जंग छिड़ गई और उन्हें अपने प्यार और अपने बच्चे से अलग होकर लौटना पड़ा। फिर जिस क्रांति से उन्हें इतनी उम्मीदें थीं, वो भी खून खराबे में बदल गई, जिससे उनका दिल पूरी तरह टूट गया। ऊपर से लंदन की फैक्ट्रियों का धुआं, गरीबी, ये सब देखकर उनका मन और उदास हो गया। समझिए कि वो अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे, सबसे मुश्किल दौर में थे। सपना टूट चुका था, प्यार छूट चुका था और आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला था। लेकिन कहते हैं ना, सबसे घना अंधेरा सुबह होने से ठीक पहले होता है। अपनी जिंदगी के इसी सबसे निचले पॉइंट पर वर्ड्सवर्थ ने दुनिया से कटकर खुद को वक्त दिया और कुछ खास लोगों की मदद से एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने साहित्य के इतिहास को ही बदल दिया। और यही उनकी कहानी में 2 सबसे जरूरी लोग आते हैं। एक उनकी बहन डोरोथी, जो उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम थी, और दूसरे उनके दोस्त और एक और महान कवि सैमुअल टेलर कोलरिज। इन तीनों की दोस्ती और क्रिएटिव पार्टनरशिप इंग्लैंड में रोमांटिक आंदोलन की बुनियाद रखने वाली थी। और इसी दोस्ती, इसी साझेदारी का नतीजा था लिरिकल बैलेड्स। 1798 में छपी ये किताब सिर्फ कुछ कविताओं में कलेक्शन नहीं थी, नहीं, ये एक ऐलान था, एक मैनिफेस्टो था, पुरानी कविता के खिलाफ एक साहित्यिक बगावत की शुरुआत, जिसमें वर्ड्सवर्थ के अब तक के सारे तजुर्बे, सारा दर्द, सारी उम्मीदें शामिल थीं। तो आखिर इस नई कविता का, इस क्रांति का मूल मंत्र क्या था? इसका जवाब खुद वर्ड्सवर्थ की इन लाइनों में है। उन्होंने कहा, सच्ची कविता जोरदार भावनाओं का वो सैलाब है जो एकदम से उमड़ पड़ता है। ये तब पैदा होती है जब हम उन भावनाओं को बाद में शांति के पलों में बैठकर याद करते हैं। लिरिकल बैलेड्स के इंट्रोडक्शन में उन्होंने 4 बड़ी बातें कहीं जिन्होंने पुराने सारे नियम तोड़ दिए। पहला, कविता का हीरो कोई राजा नहीं बल्कि आम इंसान होगा। दूसरा, भाषा मुश्किल नहीं, आम बोलचाल की होगी। तीसरा, कहानी में क्या हो रहा है इससे ज्यादा जरूरी यह है कि किरदार क्या महसूस कर रहा है। और चौथा, असली कविता ताकतवर जज्बातों को सुकून से याद करने पर ही पैदा होती है।
अब एक नई सोच और एक साफ नजरिए के साथ वर्ड्सवर्थ वापस वहीं लौटे जहां से ये सब शुरू हुआ था, अपनी धरती, अपने लेक डिस्ट्रिक्ट की शांत और खूबसूरत वादियों में। 1799 से लेकर 1808 तक वो अपनी बहन डोरोथी के साथ डव कॉटेज नाम के एक छोटे से घर में रहे। ये दौर था सादा जीवन और ऊंचे विचारों का। यहीं पर उनकी कलम से कुछ सबसे बेहतरीन कविताएं निकलीं, और इसमें उनकी बहन डोरोथी का भी बड़ा हाथ था, जो अपनी डायरी में प्रकृति के हर छोटे बड़े बदलाव को लिखती थीं, और वही लिखावट वर्ड्सवर्थ के लिए अक्सर प्रेरणा बन जाती थी। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि उम्र के साथ प्रकृति को लेकर वर्ड्सवर्थ का नजरिया कैसे गहरा होता गया। उनकी एक मशहूर कविता है टिंटन एबे। उसमें ये 3 स्टेज साफ दिखते हैं। बचपन में प्रकृति बस एक खेल का मैदान थी जहां वो जानवरों की तरह उछल कूद करते थे। जवानी में ये एक जुनून बन गई, नज़ारों की एक भूख। लेकिन उम्र और तजुर्बे के साथ यही प्रकृति एक आध्यात्मिक अनुभव बन गई, एक जरिया जिससे वो चीज़ों के अंदर के जीवन को देख सकते थे। और यही सबसे अहम बात है, वर्ड्सवर्थ के लिए प्रकृति सिर्फ लिखने का कोई विषय नहीं थी, वो उनके जीवन का केंद्र थी। एक लंगर जो तूफानों में उन्हें संभाले रखता था, एक नर्स जो उनके जख्म भरती थी, और एक गाइड जो उन्हें सही रास्ता दिखाती थी। प्रकृति ने उनके पूरे वजूद को संभाला और संवारा। तो सवाल ये उठता है कि ये सब आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। वर्ड्सवर्थ की कहानी सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये आज की दुनिया के लिए भी एक बहुत जरूरी सबक है। सोचिए 200 साल से भी ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन प्रकृति में सुकून ढूंढना, अपनी यादों की ताकत को समझना और दूसरों के दर्द को महसूस करना, ये सारी बातें आज भी उतनी ही सच्ची हैं। शायद आज की इस तेज रफ्तार, तनाव भरी दुनिया में तो और भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। तो चलिए आज की ये बातचीत इसी सवाल पर छोड़ते हैं। आज के इस शोर और भागदौड़ से भरी दुनिया में हम उस कवि से क्या सीख सकते हैं जिसने बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से दूर हटकर अपने अंदर की शांति में सच्चाई को खोजा था।